साथियों नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के आज के इस 8वें एपिसोड में मैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आप सबसे मुखातिब हूँ और इस बात को लेकर के मुझे काफ़ी प्रसन्नता है कि आप सब मेरे इस क्लास को पूरे मनोयोग के साथ सुन रहे हैं। मैं ये भी आशा करता हूँ कि मेरी ये जो लॉकडाउन की अंतरात्मा की प्रेरणा आप सब तक पहुंचने की मिली है, आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि आप सब हमारी इस लाइव वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं और हमारे YouTube के लिंक को जो डॉक्टर योगेंद्र कुशवाहा द्वारा जारी की जा रही है प्रतिदिन, आप उसको भी लाइक कर रहे हैं। आपके फ़ोन कॉल्स विभिन्न राज्यों के इस बात के प्रमाण हैं कि पहले केवल चिकित्सक मेरे पास कुछ अपने मित्र फ़ोन करके हमसे संपर्क करते थे अपने रोगियों के दवाओं के बारे में, लेकिन अब मेरे पास पिछले 8 दिनों से जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं उन नए साथियों के आ रहे हैं जिनको मैं पहली बार जान पा रहा हूं। और जो लोग मुझसे फ़ोन कॉल कर रहे हैं मैं तत्काल उनका नंबर अपने व्हाट्सएप में सेव कर ले रहा हूं और व्हाट्सएप से भी हमारी उनकी लगातार बातचीत जारी है। मैंने आप सबसे एक अनुरोध और ज़रूर किया है कि कल दिन में कई चिकित्सक मुझसे तमाम रोगियों की समस्याओं को रखने की एक दौड़ लगा लिए थे, तो मुझे शाम को एक पोस्ट आप सब तक पहुंचानी पड़ी जिसमें मैंने लिखा कि 30 अप्रैल तक मुझसे आप किसी रोगी या रोग के बारे में बात ना करें। उसका कारण ये नहीं है कि मैं आपको औषधि बताना नहीं चाहता था, कारण यह है कि अभी मैंने अपने पूरे मस्तिष्क को, पूरे माइंड को कंसंट्रेट कर रखा है आपको कुछ बताने के लिए। अगर आप मुझे रोगों में उलझा देंगे, रोगियों में उलझा देंगे, तो मैं एक चिकित्सक की हैसियत से सिर्फ आपको दवाइयां बता पाऊंगा, फिर उनके विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा। अभी आप जिस स्थिति में हैं, जिस तरीके से आप अपने रोगियों की सेवा कर रहे हैं, आप उससे निपटते चलिए। 30 अप्रैल तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस क्लास को मैं खत्म कर दूं और इस क्लास के समाप्ति के बाद 30 अप्रैल के बाद फिर मैं आपको एक रोग दूंगा। मैं ऑनलाइन आता रहूंगा और मैं आपको एक रोग दूंगा और उस रोग पर मैं आपकी प्रतिक्रियाएं जानूंगा कि आप इस रोग पर या इस रोगी की शिकायतों पर कौन सी औषध का चुनाव करते हैं। मैं देखना चाहूंगा कि मेरे इतने दिन के क्लास के बाद क्या आपने मेरी कुछ बातों का मनन किया, कुछ आप सीख पाए, और जब आपके उत्तर आएंगे तो फिर मैं उसमें संशोधन करना शुरू करूंगा। अब एक ग्रुप में संभव नहीं है, मैंने व्हाट्सएप के कई ग्रुप मुझे आज से बनाने पड़ेंगे, लेकिन मैं हर ग्रुप में लगातार आपके हर प्रश्नों का जवाब 30 अप्रैल के बाद दूंगा। अभी आप सिर्फ अपने ग्रुप में जब आप अपना मोबाइल नंबर सेव करके हमको हेलो हाय कहते हैं तो कृपया आप अपना नाम और अपने जिले और प्रदेश का नाम जरूर उस पर लिखें, क्योंकि जब आप मुझको हेलो हाय करते हैं तो तत्काल मुझे लिखना पड़ता है कि आप कृपया अपना नाम और पता बताएं, क्योंकि मोबाइल मुझे सेव भी करना है और उससे मुझे आपसे पहचान भी बनानी है। तो ऐसी दशा में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने मोबाइल कॉल के साथ अपना नाम और पता भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखा करें। जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं मैं उनके लिए व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, 9793252355। और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए भी मेरा एक कॉल नंबर है 7905882569। ये दोनों नंबर मेरे पास 24 आवर रहते हैं। एक और नंबर 9450563748। ये सभी नंबर मेरे पास 24 आवर रहते हैं, लेकिन प्रयास ये करें कि आप भी एक सामाजिक व्यक्ति हैं और मैं भी समाज में रहता हूं। कोशिश करें कि एक समय सीमा मैंने आपसे कहा है कि 4 बजे से 6 बजे तक आप मुझसे अपने फोन कॉल्स कर लिया करिए। 6 बजे के बाद आप 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कल रात में 11 बजे एक सज्जन ने फोन किया। मैं सोने का प्रयास कर रहा था क्योंकि सुबह आपके लिए तैयार भी होना पड़ता है और रात में भी लॉकडाउन के दौरान मेरे पास काम भी बढ़े हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चूंकि मैं एक प्रिंसिपल हूं तो शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से मुझे कुछ विद्यालयों का नोडल अधिकारी बनाया गया है और इस समय ऑनलाइन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्लास चल रहे हैं, तो मुझे नोडल अधिकारी होने नाते उन स्कूलों की रिपोर्टिंग भी करनी रहती है शासन को, जिससे मुझे उनके भी ऑनलाइन खोल करके उनसे ही बातचीत करनी पड़ती है। तो मेरे पास इस समय वर्कलोड, घर में केवल लॉकडाउन के नाते घर में ही हूँ, लेकिन वर्कलोड मेरा बढ़ा हुआ है।
देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई सज्जन मेरे दूसरे फ़ोन पर ये फ़ोन कॉल कर रहे हैं। अब अगर मैं इस फ़ोन को उठा लेता हूँ तो मैं आपसे ऑनलाइन नहीं हो पाऊँगा। मेरा निवेदन है कि ऐसे समय फ़ोन कॉल ना करें। तो आइए अब कल से आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें सामान्य तौर पर, वैसे भी जब सुबह सुबह आपसे मुलाकात होती है तो कुछ अपनी बातें, कुछ आपकी बातों को करने का मन होता है। कल के मेरे क्लास में हमारे कुछ साथियों को थोड़ा कन्फ्यूजन था। मैंने कहा था कि 9 ड्रॉप यानी बूंद, 9 बूंद आप D3 उठाइए और 1 ड्राम, जो 1 ड्राम जिसमें गोलियां आप देते हैं या लिक्विड बना के देते हैं, 1 ड्राम अर्थात 10 ml, आप उसमें मिला करके 9 बूंद आप हमारी D3 मिलाइए और 1 ड्राम डिस्टिल वाटर मिलाइए, तो वो आपकी दवा बन जाएगी D4 में, यानी जो आप रोगी को देने जा रहे हैं। हम डिस्टिल वाटर में 1 आउंस में हम 9 ड्रॉप से 10 ड्रॉप डालने की बात कर देते हैं, इसीलिए। और दूसरी चीज ये है कि अभी एक सज्जन ने मुझे लिखा कि 1 पाउंड का क्या मतलब है, 1 पाउंड में कितना डालें। कल मैंने आपसे कहा था कि जो मेरा अपना 35 वर्ष का अनुभव रहा कि 1 पाउंड में, 1 पाउंड का मतलब जो आरएस की सीसी दुकान पे आती, होम्योपैथिक आरएस जहां से आप लेते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट वगैरह, उनके यहाँ जो बॉटल लगी होती है जिस साइज की, उस साइज की बॉटल में आप 9 ड्राम, ड्रॉप नहीं, बूंद नहीं, 9 ड्राम यानी 90 ml, 90 ml आप अपनी औषधि उठाइए और 1 पाउंड के उस 420 ml की सीसी में उसको डाल दीजिए और उसमें डिस्टिल वाटर या अल्कोहल जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं उसको हिला करके रख दीजिए, वो दवा आपकी तैयार हो जाएगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं आपको और बता रहा हूं, जो हम लोग करते थे और आज भी मैं करता हूं। हालांकि वो प्रोसेस बड़ा लंबा है। रमाशंकर जी के समय में हमारे सारे सहयोगी, मेरे साथ डॉक्टर सविता सिंह थी जो इस समय कानपुर में है, डॉक्टर अशोक शुक्ला जी थे जो कानपुर में हैं, और डॉक्टर संजय निषाद जो मेरे बाद मेरे जूनियर बने। मैं जब वहां से चला आया तो डॉक्टर संजय निषाद पहुंचे, जिनका लड़का इस समय सांसद है गोरखपुर क्षेत्र का। डॉक्टर संजय निषाद जी ने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में काफ़ी कुछ करने का मन बनाया था, लेकिन राजनीति में आने के नाते इलेक्ट्रोहोम्योपैथी उनसे बहुत दूर भाग चुकी है। मैं उनसे पुनः आग्रह करूंगा कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अपने साथियों के साथ जुड़े रहने का प्रयास करें। मैं एक प्रिंसिपल हो गया, शिक्षा विभाग से जुड़ गया, लेकिन मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को नहीं छोड़ा। मैं भी प्रोफेशनल तौर पर एक राजनीतिक संगठन का पदाधिकारी भी हूं, लेकिन मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नहीं छोड़ा। मेरा परिवार भी राजनीतिक संरक्षण में है, लेकिन मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नहीं छोड़ा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हमारी सांस है, हमारी आन है, हमारी जान है, क्योंकि मैं उसी के लिए जीता हूं, उसी के लिए मरता हूं। हम अपने सभी सामाजिक कार्य करें, लेकिन कुल मिलाकर के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से अपना संबंध स्थापित किए रहें। डॉक्टर अशोक शुक्ला इस समय कानपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर सविता सिंह बहुत अच्छा कानपुर के गीतानगर में प्रैक्टिस कर रही हैं। लगातार हम लोग फोन कॉल्स पर एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं, और मैं स्वयं भी कानपुर का ही हूँ, तो कानपुर आना जाना मेरा लगा रहता है। यहाँ बस्ती में मैं सर्विस करता हूँ। मेरी मातृभूमि बस्ती जरूर है, लेकिन मैंने अपने जीवन के आधे से अधिक समय कानपुर में ही बिताया है, और अभी भी महीने में 2 बार 3 बार मुझे कानपुर जाना ही पड़ता है। मेरा आधा परिवार कानपुर ही रहता है। तो कल जो मैंने आपको औषध बनाने का तरीका बताया था, उस तरीके से मैं आगे बढ़ता हूं। एक सज्जन थे डॉक्टर कुलवंत सिंह जो पंजाब से थे, उन्होंने दोपहर बाद मेरे व्हाट्सएप पे लिखा कि पेटेंट मेडिसिन से मैं 110% लाभ ले रहा हूं और आप ओरिजिनल मेडिसिन में आप गलत हैं। आप ओरिजिनल मेडिसिन से प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं, ये सरासर आप गलत बता रहे हैं। मैंने उनको प्रणाम किया और कहा कि अगर आप इससे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं तो आपको बधाई। और मैंने उनसे एक सवाल भी किया, लेकिन उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैंने कहा अगर सरकार आधी रात में कहे कि मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता देने जा रहा हूं, ये अपनी मूल औषधियों से ही प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी पेटेंट मेडिसिन नहीं बनाएंगे, तो कल सुबह आप प्रैक्टिस किससे करोगे? उन्होंने मुझे इसका जवाब नहीं दिया। मैंने कल के भी अपने स्टेटमेंट में कहा था कि पेटेंट मेडिसिन ओनली फॉर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये हर पैथियां पेटेंट मेडिसिन को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मान के ही करती हैं। अच्छे से अच्छे चिकित्सक
जो विद्वान चिकित्सक हैं वो इस बात की गंभीरता को समझते हैं कि पेटेंट मेडिसिन हमारी आय का जरिया है और रोगी के मानसिक दबाव को कम करने का साधन है। उससे 5%, 10% औषधियां जिस क्रम में, जिस तापक्रम में, जिस अनुपात में बनाई गई हैं, उसका काम शरीर में हो सकता है। लेकिन अगर आप ये दावा करते हैं कि 100% रोगी आपका पेटेंट मेडिसिन से ठीक हो रहा है, तो कुलवंत जी मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बहुत महान चिकित्सक हैं और आप उस पेटेंट मेडिसिन के बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव भी हैं जिसकी पेटेंट मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने सभी चिकित्सकों से कल ही कह चुका हूं कि आप पेटेंट मेडिसिन प्रयोग करें, उनको रखें, लेकिन अपनी ओरिजिनल मेडिसिन, अपनी उत्पत्ति न भूल जाएं। कल शाम को एक हमारे और मित्र ने मुझसे कहा, सर आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं, लेकिन पेटेंट मेडिसिन को कह करके पेटेंट मेडिसिन बनाने वालों का सम्मान आप बढ़ा रहे हैं, आप उनका नाम तक मत लीजिए। लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरी सोच में कुछ अलग किस्म की बात है। मेरा कहना यह था कि लोगों ने मुझसे डिमांड किया था पेटेंट मेडिसिन, तमाम बार बार आ रहे थे सब पेटेंट मेडिसिन पे। शाम को कई सीनियर डॉक्टरों ने मेरी पीठ थपथपाई कि आज आपने पेटेंट मेडिसिन और ओरिजिनल मेडिसिन का जो कलह थी उसको आपने समाप्त किया। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप पेटेंट मेडिसिन आप रखना चाहते हैं रखें, क्योंकि कंपनियां बना रही हैं तो आप रखें, अगर आपको विश्वास है आप रखें। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप अपनी ओरिजिनल मेडिसिन जो 32 हैं उनसे चिकित्सा कार्य करना बंद ना करें, बल्कि उसमें कार्य और बढ़ाएं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। सिर्फ एक उदाहरण और दे दूं कि हमारे बस्ती में एक बहुत बड़े फिजिशियन है एलोपैथ के। बीच में किसी संदर्भ में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो बातचीत के दौरान एक रोगी आया उनके पास। उसने कहा, सर कोई टॉनिक लिख दीजिए। तो कहे, भैया घर में जाके चावल दाल रोटी सब्जी खाओ, उससे अच्छी टॉनिक कोई नहीं है। उसने कहा, नहीं साहब लिख दीजिए। उन्होंने एक टॉनिक लिख दिया। कहे, जाओ अच्छा इसको पीते रहना। दोबारा उन्होंने मेरी तरफ रुख किया और कहे, डॉक्टर देख रहे हैं, इन रोगियों को यह समझाना बहुत कठिन काम है कि ये जो कुछ सिरप और टैबलेट पेटेंट की बन के आ रही हैं, इनसे रोग नहीं ठीक होता। रोग तो जो मैं दवाइयां लिख रहा हूं उनसे ठीक होता है। हम इसकी भूख की दवा दे रहे हैं, भूख इसको लगने लगेगी, खाना अच्छा खाने लगेगा, शरीर में सारे पदार्थ पहुंचने लगेंगे, तो इसके बॉडी में खुद विटामिन एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट बनना शुरू हो जाएगा, इसके शरीर में ताकत आनी शुरू हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य कि जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे गंभीर चिकित्सक हैं वो इस बात को समझते हैं कि हम रोगी को मानसिक तौर पर समझाने के दृष्टिकोण से हम कुछ सहायक औषधियां उसको देते हैं, लेकिन रोग तो उसका मूल औषधियों से ही जाता है। इस कारण इस पेटेंट मेडिसिन बनाम ओरिजिनल मेडिसिन की इस प्रतिद्वंदता को यहीं पर समाप्त करते हैं और आज हम आपसे आगे चर्चा करते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां सक्रिय रूप से पौध एंजाइम्स हैं। पौधों में और मानव शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनमें कुछ मूल अंतर है। तो स्वाभाविक है कि पौधों के एंजाइम्स में और हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं में जो एंजाइम्स हैं उनमें थोड़ा बहुत मूल अंतर भी होता है। हमारे शरीर में जब कोई टिश्यू फ्लूइड में, लिम्फ या ब्लड में कोई असामान्य परिवर्तन हो जाता है तो शरीर रोग में हो जाता है। हमारी एंजाइम्स जाकर के शरीर के उन अंगों की क्रियाविधियों को प्रेरित करती हैं, उनके क्रियाओं को प्रेरित करती हैं और शरीर को असामान्य से सामान्य की ओर लाके स्थापित करती हैं। हम आपको यह भी बता दें कि रोग अंगों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, घटाता है, जब हमारे शरीर में कोई रोग होता है तो उससे हमारे अंग की कार्य क्षमता घट जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर के सारे कार्य असामान्य हो जाते हैं। इस परिस्थिति में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां जो हम देते हैं वो शरीर में जाकर के हमारे अंगों की कार्य क्षमता को असामान्य से सामान्य की ओर लाती है।
अगर आज के युग में हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और अन्य चिकित्सा पद्धतियों का कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो हमें लगता है कि अंगों की कार्य क्षमता पर प्रभाव इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां रखती हैं। ध्यान से सुनिएगा, अंगों की कार्य क्षमता पर प्रभाव, अंगों के कार्य क्षमता पर जो प्रभाव होता है वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां रखती हैं। अन्य चिकित्सा पद्धतियों पर अंगों की कार्य क्षमता पर औषधियों का प्रभाव नहीं होता है। दूसरा, अंगों के कार्यों पर प्रभाव, हमारी 5 इलेक्ट्रिसिटी हैं और 32 औषधियां हैं, तो अंगों की कार्य पर जो हम प्रभाव करते हैं, केवल 5 इलेक्ट्रिसिटीज हमारे अंगों के कार्यों पर प्रभाव रखती हैं, कार्य क्षमता पर नहीं, कार्यों पर प्रभाव रखती हैं। जो इलेक्ट्रिसिटीज है वो हमारे सभी 32 अंगों की कार्य क्षमता पर प्रभाव रखती हैं। और अन्य चिकित्सा पद्धतियों में अंगों की कार्य क्षमता के प्रभाव पर भी कोई नियंत्रण नहीं होता है। रोगी को होने वाली कमियां, जैसे अंगों के कार्यों पर अनिश्चित प्रभाव रखने के कारण या शरीर में रासायनिक क्रिया के दौरान कोई परिवर्तन आता है, उसके कारण हमारे शरीर की 5 दवाएं इलेक्ट्रिसिटीज, ये पूरा का पूरा उन अंगों की कार्य क्षमता पर नियंत्रण करती हैं। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में कार्य करने अंगों की कार्य क्षमता को बढ़ाने या उनके कार्य क्षमता पर या उनके कार्य प्रणाली पर कोई प्रभाव या कोई प्रयोजन नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की खोज या इसकी स्थापना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हर चिकित्सा पद्धति की औषधियों के कार्य करने का अलग अलग सिद्धांत शोधों के द्वारा, अनुसंधानों के द्वारा निर्धारित किया गया, उसका क्राइटेरिया बनाया गया। क्योंकि अभी हमारी चिकित्सा पद्धति मानता के कगार पे रो रही है, तो हम कोई क्राइटेरिया बना नहीं पाए हैं, या सरकार के द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, या हमारी कोई काउंसिल नहीं गठित हुई है। लेकिन जो हमारे अपने वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ रहने के जो अनुभव निकल के आए हैं, वहां पर हम ये समझते हैं कि हमारी 5 इलेक्ट्रिसिटीज हमारे अंगों की कार्य क्षमता पर सीधा प्रभाव कर रखती हैं और 32 औषधियां हमारे अंगों की कार्य प्रणाली पर प्रभाव डालती हैं। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आज हम एक और रहस्य खोलने जा रहे हैं, या समझिए टिप्पणी करने जा रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे इस बात की कामना की है कि मैं औषधियों के निर्माण की प्रक्रिया को कुछ आगे बढ़ाऊं। जो प्रक्रिया मैंने आपको पहले दिन के लेक्चर में बताया था, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां बनाने की वास्तविक विधि वही है। आपको पता है कि इस ब्रह्मांड में सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, जहां से ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा न बनाई जाती है, न नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सूर्य की ऊर्जा फोटॉन किरणों के रूप में जब पृथ्वी के वनस्पतियों के पत्तियों पर पड़ती है, तो पत्तियों के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में जाकर के ये फोटॉन विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं से करके फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। वो भोजन उस पौधों के ऊर्जा के रूप में जड़ से लेके पत्ती तक उसका उपयोग किया जाता है। जब हम उन पौधों का उपयोग अपने भोजन के रूप में करते हैं, तो वो ऊर्जा हमारे शरीर में, उनके ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी ऊर्जा कुछ खर्च होकर के कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, अपद्रव के रूप में, मल पदार्थों के रूप में शरीर से बाहर निकलती है। हमारा शरीर जब मर जाता है, हमारे शरीर की कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, तो या तो हमें दफना दिया जाता है या तो हमें दाह संस्कार के माध्यम से समाप्त किया जाता है।
मरने के बाद हमारी ऊर्जा पुनः वातावरण में विलीन हो जाती है, शारीरिक ऊर्जा, और हम वो ऊर्जा फिर जाके सूर्य में स्थापित हो जाती है। जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से आत्मा अमर और अजर है। आत्मा का तात्पर्य जीव विज्ञान में जीन से लिया गया है, डीएनए फॉर्मेशन से लिया गया है। हमारे पिताजी मर जाएं या मर चुके हों, अगर उनके जीन्स, उनके डीएनए हमारे शरीर में है तो हमारे पिता की आत्मा हमारे में है। आपने ये भी सुना होगा कि कभी कभी घर में बैठे हुए सदस्य, कोई छोटा सा बच्चा खेल रहा है और कहते हैं अरे इसकी आंख तो इसके नाना से मिल रही है, इसके ओंठ तो इसके चाचा से मिल रहे हैं, इसके गाल इसके पिताजी से मिल रहे हैं, इसके पैरों की अंगुलियां इसकी मां से मिल रही हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? बच्चे के जन्म में तो माता और पिता के ही स्पर्म और ओवम का समावेश होता है जायगोट में। फिर उस खेलने वाले बच्चे में नाना, मामा, चाचा, चाची, दादी, माँ, बुआ, सबके लक्षण कहां से आ जाते हैं? इसका सीधा सा उत्तर मैं आपको दे रहा हूं कि जब भ्रूण में मियोसिस की प्रक्रिया होती है, कोशिकाओं का विभाजन आरंभ होता है, तो पहले मियोसिस में माता और पिता के लक्षणों के जीन को आधा करने की प्रक्रिया होती है, उसी को हम मियोसिस कहते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनोसिस, ये प्रक्रियाएं जो हमारे मियोसिस के दौरान होती हैं प्रोफेज फर्स्ट में। उसके बाद हम जाते हैं प्रोफेज सेकंड में, फिर मेटाफेज फर्स्ट में, मेटाफेज सेकंड में, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड, फिर टीलोफेज और टीलोफेज सेकंड में, तब जाके हमारे शरीर का पूरा निर्माण होता है। कोशिकाओं के विभाजन के समय ठीक उस तरीके से कि अगर हमने रेस में 100 लड़कों को लगाया तो 100 लड़कों में टच पॉइंट को एक टच करेगा, उसके पीछे 4-5 कुछ उससे कम समय में टच करेंगे, और अंत कुछ ऐसे होंगे जो थक करके पीछे ही मैदान में छोड़ करके गिर जाएंगे या उस दौड़ को पूरा नहीं करेंगे। यही प्रक्रिया जब जीन्स के आदान प्रदान में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है, तो हमारे परदादा के लक्षण, सपोज कीजिए कि हमारे लक्षण 100 हैं और हमारी पत्नी के लक्षण 100 हैं। हमारे बच्चे में 200 लक्षण जाना चाहिए, लेकिन प्रकृति उसको 100 लक्षणों में कन्वर्ट करती है। लेकिन उन 100 लक्षणों में क्या होता है? 20 लक्षण मेरे होते हैं और 80 लक्षण हमारे पूर्वजों के होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमारे पिता के जीन्स है, हमारे पिता के अंदर उनके पिता के जीन्स थे, उनके पिता के जीन्स थे, और ये जीन्स की दौड़ केवल 10 से 20% तक अगली पीढ़ी में क्या कहते हैं एक्टिव दिखाई पड़ती है। शेष 80% जीन्स उसी शरीर के उन्हीं कोशिकाओं में इनएक्टिव होते हैं। जब भी इन्हें किसी भी घुड़दौड़ में, किसी भी प्रायोगिक क्रिया में इनको एक्टिव होने का मौका मिलता है तो ये अपने लक्षण को दिखा देते हैं। यही कारण है कि हमारे बनने वाले शरीर में हो सकता है जो हमारी आंख बन रही हो तो हमारे बाबा के जीन एक्टिव हो गए हो, वहां पे चूंकि वो जीन चलते रहते हैं, कॉम्बिनेशन होता रहता है, क्रॉसिंग ओवर होता रहता है, तो जीन हो सकता है कि आंख के बनते समय हमारे बाबा के जीन एक्टिव रहे हो तो हमारी आंख की मिलान हमारे बाबा से हो गई हो। हमारे नाक की जीन्स हो सकता है हमारे दादी के जीन्स के एक्टिव चल रहे हो तो हमारी नाक हमारे दादी की तरह हो गई। हमारे पापा के हमको गुण मिल गए, रंग हमको अपनी माता के मिल गए, कुछ लक्षण हमको अपने मामा के मिल गए, कुछ लक्षण हमको अपने नाना के मिल गए। ये प्रक्रिया इस मानव शरीर या सभी जीवों के बनने में होती है। तो जो ऊर्जा सूर्य की हमारे वनस्पतियों पर आती है, ये ऊर्जा पौधों में जाती है। जब उस पौधे को हम औषधि के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अगर हम उसको सुखा देंगे तो सूखने पर डेड हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, उसकी कोशिकाएं सूख जाएंगी। कुछ सॉलिड पदार्थ, कुछ सॉलिड तरीके के उनमें विशिष्ट गुण तो उन सूखे पत्तों में रह सकते हैं, लेकिन जिस एंजाइम्स की बात हम करते हैं, जिस क्रियाशीलता की तीव्रता की हम बात करते हैं, वो डेड सेल में नहीं हो सकती है। इस नाते मैटी जी के समय से लेकर के आज तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मूल औषधियों के मूल अर्क को बनाने की प्रक्रिया वही है कि हम किसी पौधे को, जैसे हमको ये पता हो कि हम इस पौधे की, अभी मेरा एक खुद का अंतर चिंतन चल रहा है, क्योंकि मैं वनस्पति विज्ञान में बहुत ज्ञाता नहीं हूं, मैं वनस्पति विज्ञान के साथियों से पूछना भी चाहता हूं कि कृपया 114 पौधे जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हैं, आप इनमें शोध करें और बताएं कि किस पौधे के किस अंग को हम दवा के रूप में प्रयोग करते हैं।
जैसे किसी पौधे का फूल प्रयोग करते हैं, किसी की जड़, किसी का तना, किसी का पूरा पौधा। तो ये डिस्क्रिप्शन अभी तक हमें उपलब्ध नहीं हो पाया है। अभी हम सिर्फ ये जानते हैं कि औषधियों को बनाने के जो तरीके हैं, क्योंकि ये काम वनस्पत शास्त्रियों का है कि वो देखें कि तुलसी के पूरे पौधे को कार निकाला जाए, या गुड़हल की पत्तियों का निकाला जाए, या गोल्ड मोहर के फूल का निकाला जाए, अथवा जो थूजा का पौधा है उसके फल का या उसकी पत्तियों निकाला जाए। ये तो किताबों को लिखना चाहिए था कि हम इनके किस भाग से औषधि बना रहे हैं, लेकिन इन चीजों को या तो अज्ञात कर दिया गया या वो किताबें सार्वजनिक नहीं की गई। अभी हम ये मान के चलते हैं कि हम पूरे पौधे की कार्य प्रणाली को समझना चाहते हैं। तो हम जब एक शुद्ध डिस्टिल वाटर में हम एक पौधे को डाल देते हैं, जड़ समेत उसको धुल करके साफ करके उस पानी में डाल देते हैं, और उस पानी को हम एक निश्चित तापमान पे लगभग 25 से लेकर 32 डिग्री तापमान पर हम उसको नियंत्रित करते हैं। सबसे बढ़िया तरीका यह है कि उसको छत पर रखा जाए, सूर्य की ओरिजिनल ऊर्जा भी जल के फोटॉन के उसमें इलेक्ट्रॉन टकराए और हमारे जल के इलेक्ट्रॉन भी उसमें टकराए, जिनमें आपस में टक्कर होने से उनकी गतिज ऊर्जा वृद्धि होगी और पत्तियों के जो टिश्यूज हैं उस टिश्यूज को ब्रेक करने में क्रिया कुछ तेज होगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से उन औषधियों का मिश्रण जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं उसमें भी एक शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा को ही हम अपने शरीर में औषध के रूप में लेना चाहते हैं। हम यानी कुल मिलाकर के हम औषधियों के रूप में ऊर्जा को ही लेते हैं एंजाइम्स के द्वारा, जो जाके संबंधित अंगों की ऊर्जा को नियंत्रित करती है, उनकी क्रियाविधि को नियंत्रित करती है, प्रेरित करती है और हमको स्वस्थ करती है। तो जब हम औषध उसमें जब वो पौधा हम उस पानी में डाल देते हैं और वो पानी कुछ दिन तक पड़ा रहने के बाद पौधा उसमें सड़ जाता है। जब हमें लगे कि ये पौधा सड़ चुका है, हमने उसको निकाल के अलग कर दिया, पानी को छान लिया, फिर उसी पानी में हम उसी पौधे को फिर डालते हैं, फिर वो सड़ेगा। पहले बार के सड़ने का टाइम हमको नोट करना पड़ेगा कि ये 15 दिन इसमें लगा था कि 1 सप्ताह लगा था। दोबारा फिर डालेंगे, फिर नोट करेंगे कितना टाइम लगा था। हम देखते हैं कि बार बार उसका टाइम घटता जाता है। अगर पहले 20 दिन में सड़ा है तो दोबारा वो 15 दिन में ही सड़ जा रहा है, फिर 8 दिन में, 10 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, इस तरीके उसकी प्राणिंग होगी। और अंत समय ऐसा आएगा जबकि पौधा सड़ने से अपने आप को रोक ले जाएगा, और जैसे हम उसमें पौधा डालेंगे तो हम देखेंगे कि उस पौधे में ज्यों का त्यों पौधा हरा का हरा बना हुआ है, या उसमें नीचे जड़ें फूट रही हैं, या उसमें पत्तियां निकल रही हैं। जब हमको ऐसा लगता है तो हम उस पौधे को अलग कर दें और उस जल को लेकर के एक बार साफ छानने योग्य किसी कपड़े से या किसी छन्नी से या फिल्टर पेपर से, जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन है, उससे हम उसको छान लें। छानने के बाद जो कंसंट्रेशन हमको मिलता है, जो हमको मिलता है, निस्तेंद हमको मिलता है, उसे हम एक अच्छे साफ सुथरे सफेद रंग के ट्रांसपेरेंट बॉटल में भर लें। वो हमारा D1 हुआ। कल कुछ लोगों ने बड़े अच्छे मौके पे ये बात याद आ गई। कल एक सज्जन ने कहा कि सर D1 और D2 जहर होता है। मैंने उनको लिखा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों में जहर का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जब हम पौधे को एक ट्रांसपेरेंट निस्तेंद में बना लेते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा से समाहित सूर्य की ऊर्जा है, और पौधों के ऊतकों के आपस में टिश्यू फ्लूइड, उनके जो हैं कोशिकाओं के पत्तियों के टिश्यू फ्लूइड, वो टिश्यू फ्लूइड हमारे ऑलरेडी उस एक्सट्रैक्ट में आ चुके हैं। उनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसमें समाहित है, उनके डीएनए उसमें समाहित है, उनकी सारी क्लोरोप्लास्ट की ऊर्जा उसमें समाहित है। तो D1 और D2 को जहर कहना ये अल्प ज्ञान का प्रतीक है। पहली चीज तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों में मैंने पहले ही कहा है कि ये हानि रहित है। हानि रहित तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान ही कह सकता है। अन्य चिकित्सा पद्धतियों ने अभी तक ये हिमाकत नहीं की है कि वो कहें मेरी औषधि हानि रहित है। लेकिन हम क्यों कहते हैं कि ये हानि रहित है? अगर हम वास्तव में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अच्छे जानकार हैं, तो हमारी डिस्पेंसरी पर अगर रोगी आके कह दे कि सर आपकी इस दवा से मुझे आज ये दिक्कत आ गई है, तो मुझे इस बात से कहने में कोई गुरेज नहीं होगा उस रोगी को कि ठीक है, अगर आपको मेरी ये दवा नुकसान कर गई है तो मैं आपके सामने इस दवा की पूरी शीशी को पी ले रहा हूं, और अगर ये दवा मेरी नुकसान की होगी तो आप
को नुकसान करेगी तो मुझे भी करेगी। एक चिकित्सक होकर के मैं उसके सामने उस दवा को पी सकता हूं, पीने की क्षमता रखता हूं, और मैंने ऐसा कई बार किया भी है। यदि चूंकि ये एंजाइम्स है, अगर ये किसी रूप में औषधि होती या हमारे शरीर के क्रिया विज्ञान से जाकर के उसमें भाग लेती तो निश्चित रूप से हमको नुकसान भी उसका करती और फायदा भी देती। लेकिन चूंकि ये पौध एंजाइम्स हैं, और एंजाइम्स का फार्मूला मैंने क्या बनाया है कि ये किसी भी क्रिया विज्ञान में भाग नहीं लेती। अगर हमने 100 ml शीशी उठा करके पी लिया है तो वो 100 ml दवा अगर हमको किसी जगह उसकी जरूरत होगी, वो शरीर के उन अंगों, पूरे शरीर में घूम करके अगर उसकी आवश्यकता किसी अंग को होगी तो उस अंग की कार्य प्रणाली को जाकर के वो सामान, अगर उसकी आवश्यकता नहीं होगी तो ये दवा जो हमने लिया है, क्षमा कीजिएगा बीच में हमारे कुछ साथी फोन करके हमें डिस्टर्ब करते हैं, और इस नाते मैं आपके बीच से कुछ देर के लिए गायब हो गया था। लेकिन चूंकि बात का क्रम टूट गया है, इस नाते मैं आज अपने इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। कल सुबह मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।